वो लेके बात करेंगे अगले टर्म को। उस टर्म में शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड एंड यू विल कम टू नो कि कुछ टर्म्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे। लास्ट टर्म कौन सा था, कोई बता सकता? एल्यूजन हो गया था, एम्बिगिटी को हम लोगों ने लिया था। एल्यूजन हो चुका था, एम्बिगिटी। हाँ, वो एम्बिगिटी से रिलेटेड था। जी। एक जो और टर्म है नाउ, द नेक्स्ट टर्म इज एंटी हीरो। एंटी हीरो। एंटी हीरो एंड यू विल कम टू नो कि जो ये एंटी हीरो है, इसको अमूमन यू विल कम टू नो कि जो चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नॉवेल आर प्लेस हुज कैरेक्टर इज वाइडली डिस्क्रिपेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोटेगनिस्ट आर हीरो। आप ये समझिए कि जो एंटी हीरो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो एंटी हीरो उसका डिफिनेशन है, एक पहला पॉइंट की एंटी हीरो इज पेटी, कामा इग्नोनिमस, इग्नोनिमस, कामा पैसिव, क्लाउनिश और डिसऑनेस्ट। और डिसऑनेस्ट यू विल कम टू नो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट उसका डिफिनेशन है। जो एंटी हीरो होगा वह पेटी होगा, इग्नोनिमस होगा, पैसिव होगा, क्लाउनिश होगा और डिसऑनेस्ट होगा। और यू 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 शुड रिमेम्बर दैट कि जो हीरो होता था, हीरो क्या होता था, डिग्निटी उसमें होती थी, पावर होता था, हीरोइज्म होता था। इफ आई टॉक अबाउट हीरो, तो हीरो को लेकर के आपको क्या ध्यान में रखना है? हीरो को, इफ यू टॉक अबाउट हीरो तो हीरो को लेकर के आपको देखेंगे क्या चीज होता है। हीरो में मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, कामा डिग्निटी, कामा पार फॉर आर हीरोइज्म। आर हीरोइज्म यू विल कम टू नो कि ये कॉन्सेप्ट किसका रहा, ये कॉन्सेप्ट एंटी हीरो का रहा है, और हीरो का रहा है। तो इसको मैंने इसलिए लिखा कि इससे आपको जो है समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें रही हैं। तो आई थिंक यू आर जस्ट गेटिंग इट, और समझ में आ रहा है कि जो एक पॉइंट है एंटी हीरो, इस एंटी हीरो का जब भी डिफिनीशन आपको लिखना होगा या जब भी आपको कवर करना होगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये बताए कि एंटी हीरो क्या होता है, पेटी होता है, इग्नोनिमस होता है, पैसिव होता है। देखिए ये सारे वर्ड यूज कर, वो नहीं कहा गया कि वो जो है एक्टिव होता है, वह हीरोइक होता है, वह कैसे होता है, क्लाउनिश होता है और डिसऑनेस्ट होता है। मैं यहीं पर आपसे एक एग्जांपल जानना चाहता हूँ कि स्टैनले को आप कैसे लेंगे, हीरो के रूप में या एंटी हीरो के रूप में? या एग्जैक्टली
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका स्टैनली है वह पैसिव है, वह एक तरह से क्लाउनिश जैसा है। और जो पहले के हीरो होते थे उन हीरो का कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है? मैकबेथ में होता है, हैमलेट में होता है, किंग लियर में होता, ओथेलो में होता। क्यों? क्योंकि उनमें लार्जनेस, मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, वह एक बहुत बड़ी चीज को, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता था उस हिसाब से भी उसमें, और डिग्निटी को लेकर के उनमें होती थी, पावर को लेके बात करते थे और हीरोइज्म को लेके बात करते थे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। एक वर्ड आपका एंटी हीरो है और दूसरा वर्ड आपका क्या है? हीरो है। तो जो एंटी हीरो और जो हीरो है उनके बीच के ये डिफरेंसेस हैं विच यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि एंटी हीरो जो होगा वो पेटी होगा, इग्नोनिमस होगा, पैसिव होगा, क्लाउनिश होगा, डिसऑनेस्ट होगा। जो हीरो है वो मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, डिग्निटी, पावर और हीरोइज्म, वह उसको लेकर के बात करता है। तो आई थिंक यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच दीज वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड एंटी हीरो और हीरो। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। हाँ। वो किस हिसाब से एंटी हीरो, क्यों आप इस चीज को, क्या वो भी जो है ऐसे ही है? नहीं, आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए। हीरो, और देखिए दो वर्ड है जो मैं भी आपको यहाँ पे लेके चलूंगा, हीरो और एंटी हीरो, दैट इज अनदर थिंग। और एक होता है प्रोटेगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट। वो एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट होता है जिसको आप विलेन कहते हैं। एंटी हीरो का मतलब ये नहीं हो गया कि वो विलेन हो गया, उसके अंदर विलेनस नेचर होगा। विलेनस नेचर का मतलब जो क्रूएल हो, वायलेंट हो, और उसके अंदर जो है इस तरह का चीजें हो कि समथिंग, कि टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रक्ट, इस तरह का चीज जब आप पाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। और जो प्रोटेगोनिस्ट होता है वह क्या होता है? प्रोटेगोनिस्ट आपका सेंट्रल कैरेक्टर होता है। प्रोटेगोनिस्ट कोई भी हो सकता है, प्रोटेगोनिस्ट एंटी हीरो भी हो सकता है, प्रोटेगोनिस्ट हीरो भी हो सकता है, प्रोटेगोनिस्ट दूसरे लोग भी हो सकते हैं। मेरा एक ही बात ये कहना है कि जो भी लीडिंग रोल में होता है, चाहे लीडिंग रोल में एंटी हीरो होगा, चाहे हीरो होगा, चाहे एंटागोनिस्ट होगा, वे सबके सब क्या होंगे? सेंट्रल कैरेक्टर। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसका नेचर विलनस होगा, और वह जो है ऐसे ही होता है। तो आप इस चीज को समझिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो एंटी हीरो। जो ट्रेडिशनली आपको इंडियन मूवी में दिखाया जाता है तो हीरो से क्या मतलब होता है? समथिंग एक्टिव, स्मार्ट, ब्रेवरी, करेज, रेडी टू फाइट विद हुम, रेडी टू फाइट विद विलेन, या स्काउंड्रल से लड़ने को तैयार है। लेकिन एंटी हीरो जो शब्द है, या जब आया तो ये चीज डिफाइन किया गया कि लिटरेचर में कुछ ऐसे कैरेक्टर रखे गए हैं जो डरपोक टाइप के हैं, जो चीजों को फेस नहीं करना चाहते हैं। वे वायलेंट नहीं है, वे किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को वे फेस नहीं करना चाहते हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो हीरोज होते हैं, या हीरोज क्या, इस तरह के जो लोग हैं, उनको किसमें रखा गया? एंटी हीरो की कैटेगरी में लेके गए। सो यू फाइंड दिस थिंग व्हाट आई वांट। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ हाँ, अनडाउटली उसे आप कह सकते हैं, क्योंकि एंटी हीरो, हीरो और एंटागोनिस्ट, तीन वर्ड अगर आपने समझ लिया तो चीजें क्लियर हो जाएगी। एंटी हीरो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ऐसा कैरेक्टर जो डरपोक होगा। पैसिव वर्ड ऑलरेडी आप देखिए उसके साथ वर्ड क्या यहाँ पे लिखा गया? पैसिव है, बस एक्टिव नहीं होगा उतना ज्यादा। और क्लाउनिश टाइप का होगा, हंसी मजाक जैसा करने वाला होगा, उसके अंदर की उस तरह की ब्रेवरी नहीं होगी। तो शेक्सपियर के जो क्लाउनिश कैरेक्टर है, जो क्लाउन है, वे सब के सब एंटी हीरो, वे हीरो नहीं है। स्कॉलर वे हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल डिफिनीशन है हीरो का, कि हीरो ब्रेव होता है, युद्ध के मैदान में जाता है, और उसके बाद क्या करता है कि जितने भी इस तरह के लोग होते हैं जिसे आप विलेन कहते हैं उनसे लड़ता है, और सारी प्रॉब्लम्स को जो बिल्कुल सॉल्व कर देता है, ठीक कर देता है। तो जो वो हीरो का कॉन्सेप्ट था,
वह मॉडर्न लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा। वह किस रूप में देखने को मिलेगा? एंटी हीरो। खासकर थिएटर ऑफ एब्सर्ड में इस तरह की चीजें पाई जाती है। पहले पिकारेस्क नॉवेल में भी ये चीजें थी। पिकारेस्क नॉवेल का भी कैरेक्टर लगभग ऐसे ही होता था, उसमें भी एंटी हीरो ही आपको देख। एंटी हीरो चीफ कैरेक्टर हो सकते हैं किसी भी कैरेक्टर, लेकिन उस चीफ कैरेक्टर में जो खासियत होगी वह खासियत क्या होगी? पेटी होगा, इग्नोनिमस होगा, पैसिव होगा, क्लाउनिश होगा, डिसऑनेस्ट होगा। अगर चीफ कैरेक्टर जो है मैनिफेस्टिंग लार्जनेस है, डिग्निटी है, पार है, तो वह हीरो होगा। अगर ऊपर की क्वालिटी होगी तो वह एंटी हीरो होगा। क्लियर हुआ? जी। You can take the example, have you seen whom? तुषार कपूर का रोल आपने कभी देखा है? जितेंद्र के लड़के का, जितनी भी मूवी में आए हुए। या अगर आपने जो है देखा होगा, वेलकम मूवी आपने देखा? वेलकम, परेश रावल है। परेश रावल का जितना भी रोल है वो सब एंटी हीरो का है। आप उसके किरदार को समझ सकते हैं। वह एक्टिव नहीं, पैसिव है, क्लाउनिश है। जब भी वो जो है मजनू के सामने, या उसका क्या नाम है जो और दूसरा हीरो है, जस्ट मिसी नाना पाटेकर के सामने जब आते हैं, तो क्या नाना पाटेकर और मजनू की हीरोइज्म के आगे वे वह कहीं से उनको टक्कर देता है? नो, नॉट एट ऑल। वह पैसिव है, इग्नोनिमस है, पेटी है। तो वो जो कैरेक्टर होगा वो एंटी हीरो होगा। और ट्रेडिशनल डिफिनीशन में मजनू और वो क्या है, वो हीरो के रोल में आ रहा है। ये पार्टिकुलर चीजें देखने को मिली। और ये चीजें जो निकल करके आई है अभी नहीं, ये थोड़ा सा उसमें रहा है उस उन चीजों में, लेकिन हियर यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ये चीजें रही हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक पिकारेस्क नावल रहा है। उस पिकारेस्क नावल में देयर इज अ हीरोइन, मोल फ्लैंडर। एक पॉइंट तो ये नोट करके लिख लीजिएगा। नॉन हीरोइक, नॉन हीरोइक प्रोटेगनिस्ट आकर्स एज अर्ली एज द पिकारेस्क नावल। occurs as early as the picaresque novel। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, नॉन हीरोइक प्रोटेगनिस्ट आकर्स एज अर्ली एज द पिकारेस्क नॉवेल। और ये चीज आपको कहाँ पे? डैनियल डिफोस का मोल फ्लैंडर। एग्जाम्पल ग्रेसिया, डैनियल डिफोस, मोल फ्लैंडर। यू विल फाइंड दैट कि 1722 ईस्वी में आई है। और सबसे पहले एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट पिकारेस्क नॉवेल में ही देखने को मिलता है। तो व्हाट डिड आई टोल्ड यू? आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन हीरो, एंटी हीरो और इट्स अर्लीस्ट एग्जाम्पल। और मॉडर्न एज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और मॉडर्न एज में आप देखेंगे कि एक राइटर है किंग्सली एमिस। किंग्सली एमिस, SLEY, किंग्सली एमिस। जो किंग्सली एमिस रहे हैं उनका लकी जिम, लकी जिम, और 1954 में
एक और रहे हैं जॉन वेन्स, हरी ऑन डाउन। हरी ऑन डाउन। और जोसेफ हेलर्स का कैच 2020। जोसेफ हेलर्स कैच 2020। ये सब एग्जांपल्स हैं जहां पे आप एंटी हीरो के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। वेटिंग फॉर गोडो में भी रहा है, एंड गेम में भी रहा है, मैंने बताया ज्यादातर मॉडर्न एज में। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, व्लादिमीर नापोव्स लोलिता। BOKOVS, व्लादिमीर नापोव्स लोलिता। 1955। टायरान स्लॉथरॉप इन थॉमस पिंचंस ग्रेविटी रेनबो। बाकी सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो में एक रोल है स्ट्रैगन का, उसको उन सबको देख सकते हैं। सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो एंड एंड गेम। इनको भी देखा जा सकता है, ये भी चीजें रही। तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट की व्हाट आई वांट टू से। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नॉन हीरोइक प्रोटेगनिस्ट आकर एज अर्ली कहाँ पे आकर होता है? द पिकरेस्क नॉवेल। डैनियल डिफोस का मोल फ्लैंडर्स एक एग्जांपल है। उसके अलावा मॉडर्न एज में किंग्सली एमिस का लकी जिम, जॉन वेन्स का हरी डाउन, जोसेफ हेलस का कैश 2020। यू कैन गेट दीज पॉइंट्स। व्लादिमीर नापोव का लोलिता, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो एंड एंड गेम। एनी प्रॉब्लम? ओके, द नेक्स्ट टर्म इज एंटीथीसिस। Antithesis. About antithesis, you will come to know contrast or opposition in the meaning, और opposition। इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था कि लिटरेरी टर्म में बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, सारी सारी चीजें। तो कंट्रास्ट और अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिगुअस फ्रेजेस और क्लासेस। कॉन्टिगुअस, कॉन्टी कॉन्टिग्यूज, CONTIGUOUS, कॉन्टिग्यूस फ्रेजेस और क्लासेस। और क्लासेस।
और क्लासेस दैट मैनिफेस्ट पैरालेलिज्म। पैरालेलिज्म। एक एंटीथीसिस का आपने देखा है कई बार एग्जाम्पल, जिसमें एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दिया जाता है। एक पोयम है डॉक्टर अरबथ नॉट, और वो जो पोयम है डॉक्टर अरबथ, एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथ नॉट, वहाँ का एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ग्रेसिया willing to wound and yet afraid to strike. WO willing to wound yet afraid to strike. Willing to wound yet afraid to strike. You will come to know. यह एक राजसी इसमें दिखाया जा रहा है कि विलिंग टू वुंड, इच्छा तो थी कि उसको घायल करे, विलिंग टू वुंड, लेकिन बट हमला करने से डरता था, येट आफ्रेड टू स्ट्राइक। तो कंट्रास्ट क्या नजर आ रहा है? एक तो इच्छा तो है कि मैं बदला लूं, लेकिन बदला कब लिया जाएगा? जब आप अटैक करेंगे, लेकिन अटैक करने से डर रहे हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको एंटी थीसिस कहा जाता है। एंटी माने अपोजिट, थीसिस माने स्टेटमेंट। दूसरा एक आप और ले सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। तीसरा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। डिवाइडेड वी फॉल। यू विल कम टू नो, दीज आर द वेल नोन एग्जांपल्स जहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको कि कैसे जो है एंटी थीसिस पाते हैं। एंटी माने अपोजिट, थीसिस माने स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट में दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें कंट्रास्ट नजर आता है। और वही मैंने बताया कि गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। या एक और है जो उसमें यूज किया गया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आर्केइज्म। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा वो नहीं है। आर्केइज्म, जो शब्द आर्केइज्म है इसका मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो इस समय इररिलेवेंट है या यूज से बाहर है। आर्केइज्म, ऐसे वर्ड इररिलेवेंट, यूज ऑफ इररिलेवेंट वर्ड, यूज ऑफ इररिलेवेंट वर्ड। इररिलेवेंट वर्ड्स, या आप कह सकते हैं आउट इररिलेवेंट वर्ड्स आर आउटडेटेड वर्ड्स। यूज ऑफ इररिलेवेंट वर्ड्स आर आउटडेटेड वर्ड्स, उसको क्या कहा जाता है? आर्केइज्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए यू विल कम टू नो कि पहले जो है कैंडल के लिए जो वर्ड आता था, एग्जाम्पल ग्रेसिया में कैंडल हो गया आज के समय में, बट कैंडल की जगह जो वर्ड यूज किया जाता था वो क्या था? टेपर। अब टेपर आउट ऑफ यूज है, टेपर का यूज अब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो
ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल में यूज किया गया है। एंड यू विल कम टू सो मेनी वर्ड्स जहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। यू विल कम टू नो ऑल दीज थिंग्स। आई वॉज गेटिंग की कोई और एक आध एग्जाम्पल आपको मैं बता सकूं। ऐसे बहुत सारे, जैसे जैसे मॉर्निंग के लिए क्या MORN पहले यूज किया जाता था। हाँ, MORN मॉर्निंग हो गया। इवनिंग का EVE शॉर्ट में, शॉर्ट तो नहीं था लेकिन ऐसे ही लोग उसको यूज करते थे। अब मॉर्न वगैरह वर्ड नहीं है। मॉर्निंग आपको पूरा लिखना पड़ता है, पूरा बोलना पड़ता है। पहले यू को दी कहा जाता था, योर को दाई कहा जाता था। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जो आर्केइक है। हम अमूमन जो भी पूछा जाता है कि आर्केइक जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, कि इररेलेवेंट आर आउट यूज ऑफ इररेलेवेंट वर्ड्स आर आउटडेटेड वर्ड्स। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, कैंडल का टेपर, मॉर्निंग का मॉर्न होता था। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे वहां पे। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं उनमें से अगर हम बात करें तो बाकी इसके पहले हम लोगों ने बात किया था बैलट को लेकर के, लेकिन मैं बैलट यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वो करूंगा। बैलट, बैलट शार्ट स्टोरी इन वर्स। अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, बैलट का अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, एक शॉर्ट स्टोरी है जो वर्स में है। और ये बैलार वर्ड से आया जिसका मतलब डांसिंग सॉन्ग होता है। ऑलरेडी यू हैव गॉन, तो मैं इस चीज को यहाँ पे दोबारा बहुत बताने के लिए नहीं, लेकिन बैलड लिया गया है तो इसकी बात कर दे रहा हूँ। और बैलड को आप देखेंगे दो तरह से है, फॉक बैलड, और एक और टाइप जो बैलड का बताया गया है वो कौन सा टाइप है, लिटरेरी बैलड। फॉक बैलड या लिटरेरी बैलड। और जो आपका ये फॉक बैलड है, इस फॉक बैलड को हम और नाम देते हैं, वो है ट्रेडिशनल बैलड, ट्रेडिशनल बैलड या पॉपुलर बैलड। और पॉपुलर बैलड और लिटरेरी बैलड तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ इस तरह से रहा है। एक और बैलड का टाइप है ब्रॉड साइड बैलड। एक और चीज है बैलड स्टैंजा। क्वाट्रेन, जो बैलड स्टैंजा वो क्वाट्रेन में है। और ये जो बैलड स्टैंजा क्वाट्रेन में है उसका जो राइमिंग स्कीम होगा ABCB। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब भी आप बैलड करते हैं, तो मैं फिर से इसको यहाँ पे कि
एक बार डिफिनेशन की, बैलड जो है ये शार्ट, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। अ शार्ट स्टोरी, एक छोटी सी कविता, एक छोटी सी कहानी जो कविता के फॉर्म में होती है। और इसका टाइप कितना होता है, दो होता है। एक फॉक बैलड है, फॉक बैलड को हम ट्रेडिशनल बैलड या पॉपुलर बैलड भी कहते हैं। दूसरा लिटरेरी बैलड है। जैसे आपको ने देखा होगा एपिक को दो भागों में बांटा गया था, दो टाइप्स होता था ना भागों में, जिसमें लिटरेरी एपिक था और प्राइमरी एपिक था। तो इस तरह से आप देखते थे। ऐसे ही फॉक बैलड है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वह फॉक कल्चर, जो ग्रामीण एरिया का कल्चर है वहाँ पे, तो फॉक बैलड को लेकर के बात स्पेशली की जाती है। लिटरेरी बैलड भी आप देखेंगे। और फॉक बैलड जो है आपका ट्रेडिशनल बैलड या पॉपुलर बैलड, फॉक बैलड इज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल बैलड और पॉपुलर बैलड। बाकी लिटरेरी बैलड है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, जिसमें आप उनका एग्जांपल ले सकते हैं, ला बेली डेम सांस मर्सी, जॉन कीट्स का। और फॉक बैलड जो होता था वह ओरल फॉर्म में होता था, बाद में उसको रिटेन शेप दिया जाता था बाद में। ऐसे ही आप देखेंगे कि, लेकिन जो लिटरेरी बैलड है इसमें इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ऑथर यू फाइंड। तो दिस थिंग, जो ब्रॉड साइड बैलड होता था एक साइड ही प्रिंटेड होता था। जैसे अगर हमें कॉपी मिलती है, एक कॉपी में दो पेज, मीन्स एक पन्ने में दो पेज होता है, एक तरफ की शीट छोड़ दी जाती थी और एक तरफ वो प्रिंटेड होता, तो उसको ब्रॉड साइड बैलेट कहा जाता है। बैलेट स्टैंजा होता है वो क्वार्टरन 4 लाइन्स स्टैंजा होता है, जिसमें ए बी सी बी आप देखेंगे रहा है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। इसके अलावा जो है कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो बैलेट का है उनमें से जो ट्रेडिशनल बैलेट है, उस ट्रेडिशनल और बैलेट की सेटिंग मोस्ट प्रोबेबली मिडिल एजेस में, उस समय के कैरेक्टर्स, नाइट्स, फेरीज, वैसी ही कुछ चीजें होती रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने बैलेट का अपना कलेक्शन किया, जिसमें एक कलेक्शन है इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट। मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जानना जरूरी है। जिसमें से एक एग्जाम्पल इंग्लिश एंड स्कॉटिश, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलट। बाई फ्रांसिस जे चाइल्ड। फ्रांसिस जे चाइल्ड। एक और रहा है बैलड, दूसरा, द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ द चाइल्ड बैलड्स। द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ द चाइल्ड बैलड। ये जो लाया गया था मार्केट में, ये किसके द्वारा लाया गया, द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ द चाइल्ड बैलड, बर्ट्रांड एच ब्रॉन्सन। बर्ट्रांड एच ब्रॉन्सन। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि और बहुत सारे बैलड आए हैं, उसमें से एक है जी ए बर्जर का लेनोर। जी ए बर्जर का लेनोर। बाकी ला बेली डेम साइंस मर्सी आपने किया ही है, उसको क्या बार बार वही बात की जाए। कॉलेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपको पता है, वो भी आपने जानते हैं, उसको लिखवाने से क्या बार बार वही चीजें। ये सब पॉपुलर बैलड है, जो लिटरेरी बैलड की एग्जांपल है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ला बेली डेम साइंस मर्सी। एक है वॉल्टर स्कॉट का प्राउड माइजी। चौथा मैं लिख दे रहा हूँ, वॉल्टर स्कॉट्स प्राउड माइजी, MAIZI।
SIE, प्राउड माइजी। प्राउड माइजी, इसके अलावा आप देखेंगे कि किड्स का मैंने बताया अल्लाह वली डेम साइंस मर्सी। वर्ड्सवर्थ का है VR7। एक और पांचवा लिख लीजिएगा, वर्ड्सवर्थ VR7। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। कॉलेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर जब है जगह लिख दे रहे हैं, COLERIDG, कॉलेज राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। तो मैं यहीं से करता हूँ। ये कॉलेज की बात हो गई, कॉलेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ध्यान में रखना है। वर्ड्सवर्थ का VR7 ध्यान में रखना है। और G.A. बर्जेस का लीनोर। वाल्टर स्कॉट्स का प्राउड माइजी, MAISIE है। चाइल्ड बैलड बर्ट्रांड एच ब्रांसन है, वो कलेक्शन ऑफ बैलड है। 1 से लेकर 3 तक एक कलेक्शन ऑफ बैलड है। इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलड, इसको कलेक्ट किसने किया? बाई J. फ्रांसिस। और जो 1 से लेकर 3 तक है, ये फॉक बैलड के एग्जाम्पल, ये सब उसके कलेक्शन है, बाद में इसको कलेक्ट किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ और कोई प्रॉब्लम कुछ जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। इंग्लिश और स्कॉटिश पॉपुलर बैलड एक किसके द्वारा कलेक्ट किया गया? एफ फ्रांसिस जे चाइल्ड के द्वारा। द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ द चाइल्ड बैलड बर्ट्रांड एच ब्रांसन के द्वारा किया गया। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि बैलड का टाइप, बैलड स्टैंजा फॉर्म, क्वार्टेन, ब्रॉड साइड बैलड। और फिर उसका स्टोरी की 2 तरह का, फॉक बैलड, लिटरी बैलड। फॉक बैलड को ट्रेडिशनल बैलड, या इस तरह से। लिटरी बैलड का 2 एग्जाम्पल मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, जिसमें एक VR7 है, टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ला बेली डैम सांस मरती है, ऑल दिस थिंग। तो जस्ट आई वांट टू नो, हैव यू एनी प्रॉब्लम या एनी क्वेरी, बिकॉज आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा। अ, या हाँ, ये सब में हाँ, एक पैटर्न बनाया गया था इसको। अच्छा, देर आर टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये था कि कुछ लोगों ने मेरे पास बुक को लेकर के भेजा हुआ है। मैं उनको ये बता दूं कि बुक जो है कम से कम 5 दिन बाद, आप ये मान चलिए कि 5 दिन बाद मेरे पास से यहाँ से जाएगी। और वो आपको जो है करीब 1 हफ्ते में आपको मिलेगी। कुछ लोगों का पैसा भी मेरे पास आया हुआ है, डिपॉजिट किए हैं। जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर दिया, वो प्लीज अपना नाम वो इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, ताकि मैं उनका रिसीट वहां भेज सकूं। रिसीट का मतलब मैं बता सकूं। तो जिन लोगों ने भेजा हुआ है, मैं वो उसमें वो कर ले रहा हूँ। और 5 दिन के बाद ही आपको बुक यहाँ से जाएगी, 7-8 दिन में आपके हाथ पे होगी। क्योंकि जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनका कहना था पहले मेरे पास आ जाए तो ठीक है, भिजवा दिया जाएगा उसमें। और बाकी जिन्होंने और जिसको चाहिए था, वो मैंने ग्रुप में नाम डाल दी। ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाल दिया था, दोज हु वांट टू नो दे हैव टू सेंड देयर एड्रेस। मैं सबका एड्रेस भी नोट कर ले रहा हूँ, जिनका फीस डिपॉजिट हो जा रहा है वो भी मैं नोट कर ले रहा हूँ। तो उसमें वो दूसरा अरे जुवेरिया मैडम, वो तो मैं आऊंगा इलाहाबाद में मिल जाएगा, उसमें वो नहीं है। इलाहाबाद वालों को उतना दिक्कत नहीं, वो दादा के यहाँ भी मिल जाएगा अगर मैं नहीं आऊंगा इलाहाबाद। जो और लोग जैसे रकीम जी हैं, बहुत दूर है, राजेश जी मुंबई में है, अनुपमा झारखंड में है, निखत कानपुर में, यहीं से ले सकती हैं। राकेश जो है हंडिया में है। ज्यादातर तो रमा जो है इलाहाबाद में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। या मैं भेज दूंगा, जिनका भी है सबको वो कर दूंगा। और जो फी जो डिपॉजिट करना होगा, कुछ नहीं, ये गूगल पे से नंबर जुड़ा हुआ है, आप उस पर कर दीजिएगा। जो नंबर से बात हो रही। 400 इफ यू आस्क 1 पीस, अगर आपको 1 पीस मंगानी होगी 400। चूंकि जो आपको दिया जा रहा है वो 20% का डिस्काउंट दिया गया है, बुक का प्राइस 500 है।
20% डिस्काउंट पे मेरी पब्लिशर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं 20% पे करूंगा, अगर तू मुझसे कोई 5-6 किताबें इकट्ठा मंगाता है तो मैं उस पर वो 25% डिस्काउंट कर देंगे। इतना मेरी आज सुबह में भी जब आप लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे दोबारा बात किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी मुझे 5-6 किताबें साथ में मंगाएगा तो मैं एक बंडल पूरा पैक करके वहां भेजूंगा, तो मैं उस पर 25% डिस्काउंट कर दूंगा। ये दो ऑप्शन मेरे पास है। हाँ, नहीं, यू डोंट हैव टू बियर इंक्लूडिंग पोस्टल चार्जेस। मैं ये जितनी बातें बता रहा हूँ इंक्लूडिंग पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस हो सकता है 35 लगे, 50 रुपी लगे, 25 लगे, या अगर हो सकता है कि मुझे दूसरे से और कहीं से करना पड़े तो 50 भी, 100 भी किसी किसी में लग सकता है। तो इंक्लूडिंग पोस्टल चार्जेस ये बात हो रही है। आई विल सेंड, आई विल सेंड। नाउ वी हैव नीतू सिंह जी भी हैं, ये भी बाहर की हैं, अम्बेडकर नगर की। उमा शंकर तो प्रतापगढ़ से हैं शायद, जिसको भी चाहिएगा। आई आई कांट से, इलाहाबाद में तो लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ के लिए और बाहर वाले जो है उनके लिए, इसीलिए मैं करीब एक हफ्ता पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 5 दिन के बाद ही यहाँ से वो जा पाएगी, और आपको 8वें 9वें दिन यू विल गेट इट, आपको मिलेगी आपके उस पते पर। अंजलि जी, जो लोग भी ठीक है। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना था कि शाम का जो टाइम था 5 से 6, उस टाइम में अब आप टेस्ट के लिए तैयार, क्योंकि ज्यादातर चीजें कवर हो गई हैं। लगातार हम लोगों को टेस्ट पर उस पर बात करनी 5 से 6 के लिए। बाकी जो दो टाइमिंग है, सुबह में 8 से 9, उस समय आथर पे बात होगी 8 से 9 में। शाम के टाइम में हम लोग लिटरेरी टर्म्स पर बात करेंगे। 5 से 6 के लिए क्लास का इंतजार ना करिएगा, टेस्ट के लिए रहिएगा। मैं 1-2 दिन पहले नोटिस डाल दूंगा कि टेस्ट कब हो। अब शाम के समय आप क्लास के लिए डोंट वेट। हाँ, शाम को केवल टेस्ट और कोई जवाब नहीं। ठीक हो।